जय हिंद दोस्तों, स्टडी मानिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया का खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 16 नंबर टेस्ट तक लगातार डिस्कस किया है, जिसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग जा करके नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है। सही स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, जो कि सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं, जो कि गलत दिए हुए हैं, क्योंकि मेघालय के पठार पर भी खनिज पदार्थों के निक्षेप हैं। अगला है, मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है, यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, जो कि सही दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है, तो 1 और 3 जो है सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का उत्तर पूर्व का जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है, और छोटा नागपुर के पठार की तरह ही मेघालय का पठार भी कोयला, लोहा, सिलीमेग्नाइट, मेनाटाइट, उसके बाद चूना पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। साथ ही चेरापूंजी जो है यह नग्न पठारों से ढका स्थल है, और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। नौकरेक जो है यह मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे कि नौकरेक जो हो जाएगी यह मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें से हो जाएगी हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, अर्कावती है, अमरावती है। इंद्रावती जो हो जाएगी यह कावेरी की सहायक नहीं होगी। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है यह कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी से होता है, याद रखेंगे। और कावेरी की जो कुल लंबाई है यह लगभग 800 किलोमीटर है, और इस नदी की जो बेसिन है तमिलनाडु और पुडुचेरी में 56% और केरल में 3% तथा कर्नाटक में जो है 41% है। उसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो कावेरी की सहायक नदियों में हेमावती, लोकापावनी, हिरांगी, सिमसा, अर्कावती, सुवर्णावती, भवानी, अमरावती, काबिनी, यह सभी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। और यह नदी जो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जानते हैं। और यह नदी अपने प्रवाह क्रम में श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग द्वीपों का निर्माण भी करती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो यह पूरब से पश्चिम की ओर जो है यह कम होते जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवेश करती है, और यह भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, और भारत में इनका प्रवेश जो है पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कि हिमनद मिट्टी और हिमोट के जमाव को करेवा कहा जाता है। याद रखेंगे कि हिमनद जो है मिट्टी और हिमोट के जमाव को करेवा बोलते हैं, जो कि सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, उच्च क्षेत्रों के ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, यह भी सही है। उसके बाद है, द्वार स्थलाकृतियाँ चाय बागानों के विकास के लिए जानी जाती है, यह भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि कश्मीर हिमालय में हिमनद और हिमोट के जमाव को हम लोग करेवा बोलते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, और इनका प्रयोग जो है चाय बागानों के विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पाँच नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम तापीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ है। तो यह हो जाएगा अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है कपास की उपलब्धता है, बंदरगाह सुविधाओं की उपलब्धता है, सस्ते कुशल और अकुशल श्रमिक भी हैं, सस्ती भूमि भी और पेट्रोलियम भी है, तापीय और नाभिकीय विद्युत स्टेशन काकड़ापाड़ा की निकटता भी है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा सटीक हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों को
पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी सबसे पहले जो बताना है पश्चिम की ओर की जनजाति का नाम बताना है, फिर उसके बाद पूरब, फिर उसके बाद उसके पूर्व, इस तरह से। तो सबसे पहले जो सबसे पश्चिम में पाई जाएगी यह हो जाएगी गारो जनजाति। तो गारो जो है सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी है ही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले गारो हो जाएगी, फिर खासी हो जाएगी, फिर जयंतिया हो जाएगी और फिर नागा जनजाति हो जाएगी। यह जो है इनका पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार दिया हुआ है। और मेघालय के पूर्व में नागालैंड में स्थित नागा पहाड़ी पर नागा जनजाति भी पाई जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए अंतर जो है बढ़ते जाता है। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। पूरे वर्ष विषुवत रेखा जो है भूमध्य रेखा, इस पर दिन व रातें समान होती है, क्योंकि विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव जो होता है हमेशा शून्य होता है, जबकि भूमध्य रेखा से दूर जाने पर सूर्य का सापेक्ष कोणीय झुकाव बढ़ते जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। तो इजराइल के सीमा के साथ साझा करता है, सीमा साझा करता है सीरिया करता है, मिस्र, जॉर्डन और लेबनान करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि इजराइल की 4 पड़ोसी देश की सीमाएं हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। और इजराइल की जो राजधानी है यह है जेरूसलम। यह भी याद रखेंगे कि इजराइल की जो राजधानी है जेरूसलम है, और इजराइल की संसद का जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं नेसेट। याद रखेंगे कि इजराइल के संसद का नाम नेसेट हो जाएगा। वही भूमध्य सागर इजराइल की पश्चिमी सीमा है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें मिलान करना है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। सूची 1 में जो है प्रायद्वीप का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है भौगोलिक स्थिति दी हुई है। तो आइबेरियन प्रायद्वीप जो है यह बिस्के की खाड़ी में स्थित है, तो इसका जो बिस्के की खाड़ी, इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद बाल्कन प्रायद्वीप जो है यह काला सागर में स्थित है, तो इसका मिलान 2 हो जाएगा। कोला जो है कोला प्रायद्वीप यह श्वेत सागर में स्थित है, इसका मिलान 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद है कोपियार्क द्वीप जो है यह कारपेंटरिया की खाड़ी में है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 हमारा सीधे मिलान हो जाएगा। याद रखेंगे कि आइबेरियन प्रायद्वीप जो है यह बिस्के की खाड़ी में स्थित है, बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर में है, कोला प्रायद्वीप जो है श्वेत सागर में है, और कोपियार्क प्रायद्वीप जो है यह कारपेंटिया की खाड़ी में है। तो इसका मिलान आमने सामने 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है। वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार करना है, और लिखा हुआ है कि आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा भाग हो जाएगा। घटते क्रम में बताना है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा, तो सबसे पहले जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑर्गन हो जाएगा। पहले 1 नंबर पे ऑर्गन हो जाएगा, तो पहले जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गन जो है, ऑर्गन जो पाया जाता है यह 0.93% पाया जाता है, तो 1 नंबर पे ये आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा जो कि 0.038%, 0.038% पाया जाता है। तो 2 नंबर पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद जो नियॉन पाया जाता है, नियॉन ये 0.0018% पाया जाता है, तो 3 नंबर पे ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है सबसे लास्ट में तीसरा जो हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। हीलियम जो पाया जाता है यह 0.0005% पाया जाता है। तो 1, 4, 2, 3 जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है सबसे अधिक पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस जो पाया जाता है यह लगभग 78%, 78.08% पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। उसके बाद जो पाया जाता है यह ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है ये 21% लगभग जो है, यह 20.95% यानी 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर उसके बाद ऑर्गन 0.93, उसके आगे मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और 2 को मिलाना है। इसमें सूची 1 में जो है और 2 में दी हुई है। 1 में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विभिन्न नाम है, और उसके बाद देश का नाम दिया हुआ है। तो पहले दिया हुआ है विली विलीज। तो विली विली जो होता है यह ऑस्ट्रेलिया में आता है। ऑप्शन इसका मिलान हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। विली विली चक्रवात जो है यह ऑस्ट्रेलिया में आता है। टैफू जो आता है यह जापान में आता है। उसके बाद बगुइयो जो आता है, बगुइयो फिलीपींस में आता है, इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एक आता है हरिकेन, हरिकेन जो आता है ये अमेरिका में आता है, तो इसका मिलान यूएसए हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2,
3 1 4, 2 3 1 4 हमारा मिलान हो जाएगा, 2 3 1 4 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और 2 को मिलाना है। इसमें भी सूची 1 में जो है देश का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उसकी राजधानी का नाम दिया हुआ है। लेबनान का राजधानी जो है यह बेरूत में स्थित है, लेबनान का राजधानी बेरूत हो जाएगा। मॉरिशस का राजधानी जो हो जाएगा यह पोर्ट लुई हो जाएगा। उसके बाद अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स हो जाएगा और उसके बाद जर्मनी का राजधानी जो हो जाएगा यह बर्लिन हो जाएगा। तो मिलान जो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 हो जाएगा। याद रखेंगे कि लेबनान का राजधानी बेरूत हो जाएगा, मॉरिशस का राजधानी पोर्ट लुइस हो जाएगा, पोर्ट लुई हो जाएगा, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स हो जाएगा और जर्मनी का हो जाएगा बर्लिन हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो प्राथमिक प्रदूषक कौन से नहीं है? प्राथमिक प्रदूषक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो है यह प्राथमिक प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह भी प्राथमिक प्रदूषक है। भूस्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा यह जो है प्राथमिक प्रदूषक नहीं होंगे। ऑप्शन जो 3 4 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भूस्तरीय ओजोन जो होता है यह द्वितीयक प्रदूषक होता है, क्योंकि यह 2 प्राथमिक प्रदूषकों के धूप और स्थिर वायु के प्रतिक्रिया करने से उत्पन्न होता है और ये 2 प्राथमिक प्रदूषक है। दूसरा प्राथमिक प्रदूषक है और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं NO, यह वाष्पशील कार्बनिक यौगिक अम्ल वर्षा भी एक द्वितीयक प्रदूषक होती है और CO2 जो है और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यह प्राथमिक प्रदूषक है, क्योंकि यह वातावरण से सीधे प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा IUCN की लाल सूची रेड डेटा बुक के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित है। तो इसमें जो है रेड डेटा बुक में जो है IUCN की लाल सूची में कौन से शामिल है, यही देखना है कि कौन शामिल है, किसे किसे घोषित किया गया है। तो रेड श्वेत उदर वाला बगुला जो हो जाएगा यह भी शामिल है। उसके बाद बंगाल का है फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन यह भी शामिल है। स्पून बिल्ड सैंड पाइपर यह भी शामिल है। 1 2 3 यह सभी जो हो जाएगा रेड डेटा बुक में शामिल है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा हुआ है। तो अशोक का जो कंधार से प्राप्त अभिलेख है यह अरमाइक और यूनानी भाषा में लिखा गया है। तो अरमाइक और यूनानी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान जो है अशोक के कुल 33 अभिलेखों को मौर्य युग के स्तंभों, शिलालेखों और गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए, जो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान और नेपाल क्षेत्रों में फैले हुए हैं। और साथ ही याद रखेंगे कि जबकि खरोष्ठी लिपि का प्रयोग जो है जो अशोक का साम्राज्य है उसमें पश्चिमी हिस्से है, उसमें खरोष्ठी लिपि का जो प्रयोग है उसे प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और विविधता के लिए अभिलेख 13 में एक उदाहरण ग्रीक और अरमाइक भाषा में भी लिखा गया है। और दुनिया को मौर्य साम्राज्य और अशोक के इन विवरणों का तब पता चला जब ब्रिटिश पुरातत्वविद जो है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में उनके अभिलेखों और शिलालेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और 2 को मिलाना है। सूची 1 और 2 में जो है 1 में हड़प्पा संस्कृति का बस्ती का नाम दिया हुआ है और उसके बाद जिस नदी पर वह आवासित है उसका नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है, इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। कालीबंगन जो है यह घग्गर नदी किनारे स्थित है, इसका मिलान 3 हो जाएगा। और लोथल जो हो जाएगा यह भगवा नदी किनारे है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 4 मिलान सही हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि धौलावीरा जो है यह मानहर या मानसर नदी के किनारे स्थित है, तो यह भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो रावी जो है हड़प्पा संस्कृति जो है हड़प्पा यह पंजाब पाकिस्तान के मंटगोमरी में रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है। उसके बाद जो है सिंधु के किनारे एक और भी है चौहंदड़ो, जो कि सिंध पाकिस्तान में ही है। और अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे लोथल है, यह गुजरात में हो जाएगा। उसके बाद गंगानगर में राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन हो जाएगा। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः
त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई के कारण क्या था? तो इसका कारण जो था कन्नौज पर नियंत्रण के लिए यह युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था यह गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था कन्नौज को लेकर के किनके बीच में हुआ था? तो यह गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में हुआ था और यह कन्नौज पर नियंत्रण के लिए किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? सही स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे, जो कि सही दिया हुआ है। और अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया था, यह भी सही है। दोनों स्टेटमेंट जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है और सही भी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि इल्तुतमिश के काल में जो है 1221 ईस्वी में, याद रखेंगे कि इल्तुतमिश के काल में 1221 ईस्वी में चंगेज खां सिंधु तट पर आया था और बलबन के काल में सन 1279 में मुल्तान के राजकुमार मोहम्मद समाना के बुगरा खान और दिल्ली के मलिक मुबारक ने मिलकर मंगोलों को हराया था। और दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल सेना रखनी पड़ी थी और अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना भी शुरू किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच चला था? तो शीत युद्ध जो चला था यह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में चला था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शीत युद्ध का जो एरा था यह 1947 से लेकर के 1991 तक रहा था। इसमें दो महाशक्तियों के बीच वैचारिक और भू राजनीतिक तनाव का दौर था। अमेरिका जो है यह पूंजीवाद और सोवियत संघ साम्यवाद के बीच वैचारिक मतभेद थे और हथियारों की दौड़ दोनों देशों ने परमाणु हथियारों का भंडारण किया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से युद्ध से ये लोग बचे रहे। प्रॉक्सी युद्ध जो है यह कोरिया और वियतनाम युद्ध जैसे संघर्षों के दोनों ने परोक्ष रूप से भाग लिया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि चिनकिलीज खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है गलत दिया हुआ है। गलत स्टेटमेंट को इसमें चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है कि वह औरंगजेब का मशहूर सेनापति रह चुका था, जो कि सही दिया हुआ है। चिनकिलीज खां को निजामुल मुल्क की पदवी दी गई थी। चिनकिलीज खां को निजामुल मुल्क के नाम से जानते थे, यह भी सही है। और चिनकिलीज खां ने आसफ शाही वंश की नींव डाली थी, यह भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है इसने एक विशाल सेना खड़ी की जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा नागा सन्यासी भी शामिल थे, जो कि गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन 4 जो है गलत दिया हुआ है। इसमें पूछा ही गया है कि ऑप्शन कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन 4 जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि एक शक्तिशाली सेना जो है जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा नागा सन्यासी भी शामिल थे, यह अवध के शासकों ने खड़ी थी। यह चिनकिलीज खां ने नहीं खड़ी की थी, यह किया गया था अवध के शासकों के द्वारा खड़ा किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? बौद्ध संघ के संदर्भ में कौन सा गलत है? चूज करना है कि संघ के पुरुषों और स्त्रियों के लिए रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, यह सही है। उसके बाद है सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, यह भी सही है। और संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, यह भी सही है। इसमें विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, जो कि गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे, पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। और बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली स्त्री जो पहली स्त्री थी, यह महा प्रजापति गौतमी रही थी। और विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने पति से अनुमति लेना आवश्यक होता था, न कि माता पिता से। तो यहाँ पे माता पिता गलत हो जाएगा, यहाँ पे पति से अनुमति लेना आवश्यक होता था, यह गलत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथ ही याद रखेंगे कि अगर बौद्ध संघ में प्रवेश लेते हैं उसको कहा जाता था उपसंपदा। याद रखेंगे कि उपसंपदा जो है यह बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने को उपसंपदा कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन, इन दोनों ब्रह्म समाज के दो प्रमुख नेता थे। तो इसमें केशव चंद्र सेन के साथ साथ देवेंद्रनाथ ठाकुर भी होंगे। इसमें पूछा गया संस्थापक मूल रूप से केशव चंद्र सेन को ही माना जाता है, तो ऑप्शन सी हम लोग लेंगे, सी हमारा आंसर हो जाएगा। 1866 में जो है ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ था
और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसीलिए जो है हमारा आंसर जो हो जाएगा केशव चंद्र सेन हो जाएगा। सिर्फ ब्रह्म समाज की बात की जाएगी तब देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन होंगे, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज बोला जाएगा तो केशव चंद्र सेन जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जिसका स्थापना 1866 में किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर रहे थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले रहे थे। प्रार्थना समाज के केशव चंद्र सेन थे। देव समाज के शिव नारायण अग्निहोत्री थे। और प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे थे, संस्थापक रहे थे, यह एन एम जोशी रहे थे और अध्यक्ष जो रहे थे लाला लाजपत राय रहे थे। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो हुआ था यह फरवरी 1946 में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 में। इसमें मजदूरों और अन्य द्वारा उनका साथ दिया गया था। नाविकों तथा उनके समर्थकों और ब्रिटिश फौज तथा पुलिस के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें मुंबई के करीब 300 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को मुंबई में किस प्रस्ताव को पास किया गया था। तो उसमें जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे थे। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 1927 में साइमन कमीशन के गठन का जो मुख्य काम था यह संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 1927 में, याद रखेंगे कि नवंबर 1927 में जो है ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन गठन किया जिसे आमतौर पर इसका अध्यक्ष जॉर्ज साइमन के नाम पर साइमन कमीशन कहा गया था। और साइमन कमीशन का उद्देश्य 1919 से आगे संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करना था। साइमन कमीशन ब्रिटेन के 7 सदस्यों का एक समूह था जिन्हें 1928 में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और सरकार की सिफारिशों के लिए भारत भेजा गया था। और आयोग को मूल रूप से भारतीय सांविधिक आयोग का नाम दिया गया था। जब फरवरी 1928 में यह आयोग भारत आया था तो पूरे देश में बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया गया था और काले झंडे दिखा करके प्रदर्शन किया गया था और इस तरह साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों में कौन सा कथन जो है असत्य है। गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, जो कि सही दिया हुआ है। बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, यह भी सही है। और गर्म दल और नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक पृथक आंदोलन चलाया था, जो कि गलत दिया हुआ है, या गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नए संघर्षों के तरीके अपनाए गए, जो कि सही दिया हुआ है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो हुए आंदोलन का गर्म दल और नरम दल नेताओं ने मिलकर नेतृत्व किया था। यहाँ पे लिखा गया है कि अलग अलग पृथक पृथक नेतृत्व किया गया था, जो कि गलत दिया हुआ है। उन्होंने मिल करके साथ में आंदोलन चलाया था। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 27। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया हुआ है। सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक जो है कॉर्नवालिस को माना जाता है। उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था की गई थी, जो कि बिल्कुल गलत दी गई है। कॉर्नवालिस ने थानों की व्यवस्था की थी, यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी नहीं होगा। याद रखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही भारत में थानों की व्यवस्था की गई थी, जो कि गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें पूछा गया कौन सा सत्य है, सिर्फ ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्नवालिस जो है इसको भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है और इसको भारत में पुलिस सेवा का भी जनक माना जाता है। भारतीय सिविल सेवा को इस्पात का चौखट भी कहा जाता है और अस्थायी बंदोबस्त यह कॉर्नवालिस के समय में ही लाया गया था। साथ ही याद रखेंगे डलहौजी के बारे में कि डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था। 1849 में पंजाब को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था और विलय का जो सिद्धांत लाया गया था यह डलहौजी के शासनकाल में लाया गया था, जिसके लिए उसका आलोचना भी किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना
किस जन आंदोलन के दौर में हुई थी? तो इसका जो स्थापना किया गया था असहयोग आंदोलन के दौर में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1921-22 में असहयोग आंदोलन के समय भारतीय जनता एक अभूतपूर्व हलचल के दौर से गुजरी और हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ करके राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश ले लिया था। इसी समय अलीगढ़ के जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई थी और जामिया मिलिया बाद में दिल्ली ट्रांसफर हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 29, तीस्ता प्रहार। तीस्ता प्रहार अभ्यास जो है 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो तीस्ता प्रहार जो अभ्यास है 2025, इसका जो आयोजन किया गया है यह किया गया है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि एक था डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग 2025 जो है यह बहुराष्ट्रीय है। इसका संयुक्त अरब अमीरात में अभ्यास किया गया था। उसके बाद है टाइगर ट्रम्प हुआ था 2025 में, यह चौथा टाइगर ट्रम्प था भारत और अमेरिका के बीच में। यह विशाखापट्टनम में किया गया था। उसके बाद एक हुआ था खंजर, 12वां खंजर अभ्यास जो हुआ था भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। यह बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया था। और वरुण अभ्यास जो हुआ था यह भारत और फ्रांस के बीच में होता है। यह अरब सागर में किया गया था। और भारत और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन। 2025 में छठा धर्म गार्जियन किया गया था, जापान में किया गया था। और साइक्लोन जो अभ्यास होता है यह भारत और मिस्र के बीच में होता है और भारत और मालदीव के बीच में एक्विवेरियन होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। वे इस पद पर आसीन होने वाली कौन सी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं? तो वे इस पद पर आसीन होने वाली चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो है सुषमा स्वराज ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के द्वारा अक्टूबर 1998 से दिसंबर 1998 तक 52 दिन तक जो है दिल्ली की सीएम रही थी। उसके बाद शीला दीक्षित या कांग्रेस की सीएम रही थी दिसंबर 1998 से दिसंबर 2013 तक। उसके बाद अतिशी मार्लेना सिंह या आम आदमी पार्टी से 15 सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक यह अंतरिम सरकार रही थी, इसमें यह मुख्यमंत्री रही थी। उसके बाद 20 फरवरी 2025 को जो है रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाई गई है और यह चौथी मुख्यमंत्री है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि लौ एश के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश है? तो लौ एश के उत्पादन में प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी की गई आंकड़ों के अनुसार जो है विश्व में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन जो होता है ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। और साथ ही याद रखेंगे कि विश्व में प्रथम स्थान में कुछ खनिजों के नाम आप लोग याद रखिएगा, जैसे कोयला और ग्रेफाइट में जो टॉप पे है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यह चीन में होता है। कोयला और ग्रेफाइट, उसके बाद सोना, यह सभी जो है चीन में सबसे ज़्यादा होता है। रूस में जो है हीरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। मैक्सिको में चांदी का ज़्यादा होता है। उसके बाद कजाकिस्तान में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा होता है। इंडोनेशिया में निकेल का सबसे ज़्यादा होता है। दक्षिण अफ्रीका में क्रोमाइट और प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा होता है। इन बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था और 1974 में पहली बार इसे मनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 33 गेंदा फूल विकास योजना। गेंदा फूल विकास योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका शुरुआत जो किया गया है बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गेंदा फूल की खेती पर प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपये का जो है अनुदान भी मुहैया कराया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6,32,50,000 रुपये भी आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। यह लगाया गया है 6.3%। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और विभिन्न रेटिंग एजेंसियों और संस्थाओं के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है या आरबीआई के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है यह 6.5 है। उसके बाद लगाया गया है IMF के द्वारा लगाया गया है यह 6.2 है। और उसके बाद मूडी के द्वारा लगाया गया है यह भी 6.3 है। तो याद रखेंगे कि विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है यह 6.3 रहने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही मूडीज के द्वारा भी लगाया गया है, यह भी 6.3 लगाया गया है। और आरबीआई के द्वारा जो लगाया गया अनुमान यह 6.5 है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है
उम्मीद, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च कर दिया है और हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद में पास किया गया है, जिसका उद्देश्य है पारदर्शिता को बढ़ाना, शासन संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों को दुरुपयोग से बचाना। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है। तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लगाया गया है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो बनी है यह अनामिका बी राजीव बनी है। याद रखेंगे कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका बी राजीव। और साथ ही याद रखेंगे कि भारत का पहला साहित्यिक शहर जो घोषित किया गया है यह कोझिकोड केरल को किया गया है। और अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश के बारे में बात करेंगे तो यह हो जाएगा वेनेजुएला। वही दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल जो है यह भीष्म हो जाएगा। और देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है पुणे में। याद रखेंगे कि देश का पहला संविधान गार्डन पुणे में बनाया गया है। और दुनिया का पहला ओम आकार का जो मंदिर है यह पाली जिला राजस्थान में बनाया गया है। वहीं लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक जो हो जाएगा यह हो जाएगा HDFC। और 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर हो जाएगा, यानी एक वीक में 4 दिन ही वहाँ पे काम करना पड़ेगा, यह सिंगापुर हो जाएगा। और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहले भारतीय पर्यटक हो जाएंगे गोपी ठोटाकुरा। साथ ही याद रखेंगे कि BSF की पहली महिला स्नाइपर जो हो जाएंगी यह सुमन कुमारी है। और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत जो है यह बेंगलुरु में की गई है। याद रखेंगे कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की जो शुरुआत की गई है बेंगलुरु में की गई है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि UNFPA विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है। तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है यह भारत बन गया है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में भारत की जो जनसंख्या है यह 146.39 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। और 2060 के दशक की शुरुआत में इसके 170 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है, फिर धीरे धीरे इसमें गिरावट आएगी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया द्वारा संचालित लंदन जाने वाला बोइंग ड्रीम लाइनर विमान जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, विमान का नाम क्या था। तो इस विमान का नाम था बोइंग 787-8, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है टोटल 242 लोग सवार थे और 12 जून 2025 को अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रिपोर्ट की माने तो इस घटना में केवल एक व्यक्ति ही जीवित बचा है। टाटा समूह ने प्रत्येक पीड़ित व्यक्तियों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है ई वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बनने वाला है। तो ई वोटिंग से चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 जून को होने वाले जो चुनाव था निकाय चुनाव, इसमें ई वोटिंग कराया गया है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इसमें जो भारत का 131वां स्थान रहा है। याद रखेंगे कि विश्व आर्थिक मंच जो है इसके द्वारा 19वीं संस्करण की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथ ही याद रखेंगे कि इसमें जो है आइसलैंड जो हो जाएगा, आइसलैंड यह लगातार 16वें वर्ष टॉप पे रहा है। उसके बाद फिनलैंड है, नॉर्वे है, यूनाइटेड किंगडम है और उसके बाद न्यूजीलैंड है। साथ ही याद रखेंगे कुछ इंडेक्स हम लोग याद रखेंगे, जैसे हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी है न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। इसके अनुसार जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर यह मोनाको हो जाएगा और दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादक देश जो हो जाएगा यह भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन शुरू किया गया ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन सिंधु जो है भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है और भारत ने ईरान में फंसे 110 भारतीयों को सुरक्षित वापसी करवाई है। और ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो है बिगड़ते हालात को देखते हुए यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि हाल ही में कुछ ऑपरेशन हुए हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति जो हुआ है यह भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से आतंकियों को सफाया करने के लिए किया है। ऑपरेशन इंद्रावती किया गया है हैती से भारतीयों को निकालने के लिए।
ऑपरेशन कामधेनु किया गया है। ऑपरेशन कामधेनु जो हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए। एक हुआ है ऑपरेशन बाम्बी बकेट, उत्तराखंड जंगलों में आग बुझाने के लिए किया गया है। और एक किया गया है ऑपरेशन डेविल इंट। ऑपरेशन डेविल इंट जो किया गया है ये बांग्लादेश ने हिंसा भड़काने वाले अलगाववादियों से निपटने के लिए किया गया है। और ऑपरेशन ब्रह्मा जो चलाया गया है यह म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है कि हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है स्वीडन में किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 से 12 जून 2025 को स्वीडन के स्टॉकहोम में इसका आयोजन किया गया है। और साथ ही याद रखेंगे कि इसमें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मुख्य भाषण दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया गया है? तो अभी शामिल किया गया है INS अर्नाला को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे अर्नाला जो है उथले जल के युद्धपोत श्रृंखला का पहला जहाज है और यह पानी के सतह के नीचे निगरानी, खोज और बचाव अभियान तथा कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। INS अर्नाला का नाम जो है महाराष्ट्र के वसई स्थित ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है। और INS अर्नाला दुश्मन की पनडुब्बियों की पहचान, ट्रैकिंग और नष्ट करने में सक्षम है। और यह तटीय सुरक्षा और निगरानी भी करेगा। और इसका जो निर्माण किया गया है यह गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 जिलों के किसानों को समर्थन प्रदान करना है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना जो है इसमें इसका उद्देश्य है 100 जिलों के किसानों को समर्थन प्रदान करना। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 सिमोना हालेप। जो सिमोना हालेप हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है टेनिस से संबंधित है। याद रखेंगे कि सिमोना हालेप जो है यह टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथ ही याद रखेंगे कि यह रोमानिया की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य है गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों यानी SC की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों में के संदर्भ में विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा दल जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है आम आदमी पार्टी को, बहुजन समाजवादी पार्टी समाज पार्टी को, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, साथ ही नेशनल पीपल्स पार्टी। 6 पार्टी की जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो इसमें जो हो जाएगा सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हमारा केवल ए हो जाएगा, केवल 3 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अगर मार्क्सवादी जो रहता तो भी ये भी होता, या मार्क्सवादी जो रहता तब ये शामिल होता, लेकिन यहाँ पे सिंपल पूछा गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि नहीं है, सिर्फ हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 48 उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और लिखा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। उदारवादी व्यक्ति स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों के अधिक वरीयता देते हैं, जो कि सही है। उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं, यह भी सही है। और उदारवाद के अनुसार जो है सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है, यह भी सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा 1 2 3, तीनों जो है सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के 3रे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है, जो कि सही दिया हुआ है। तो सॉरी, ये तो गलत दिया हुआ है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख जो है संविधान के 3रे भाग में नहीं है, 2रे भाग में है, और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। इसमें दिया हुआ है जो ए स्टेटमेंट दिया हुआ है यही गलत है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं
धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू के विचार हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया हुआ है? सही स्टेटमेंट को चूज करना है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों को राष्ट्र द्वारा समान संरक्षण दिया जाना तथा अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी नहीं करना, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला है तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध करना, यह भी सही दिया हुआ है। राज्य और धर्म के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद जरूरी है, जो कि गलत दिया हुआ है। सिर्फ 1 और 2 जो स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है यह केंद्र के पास है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। केंद्र का कानून बनाने का अधिकार जो है यह संघ सूची के पास है। संघ सूची मतलब कानून केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची पर कानून जो है राज्य कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची पर जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित जो हो जाएगा ये हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान जो है 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों का गठन वर्ष 1992 में किया गया, और यह 1 जून 1993 से लागू हुआ था। इसमें भाग जो है भाग 9 का ए में जोड़ा गया, और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद ये 243 हो जाएगा। 243 के पी से लेकर के 243 के जेड जी तक के जो इसका प्रावधान शामिल किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो है अधिनियम ने संविधान में 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा। इसमें नगर पालिकाओं के 18 विषय भी शामिल है। याद रखेंगे इसमें जो है शहरी स्थानीय निकाय में 18 विषय शामिल है। वही अगर ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत में 29 विषय को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? सही स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला दिया हुआ है कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते यह मूल ढांचे का उल्लंघन न करता हो, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद है कि न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचागत विशेषताओं का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम मुकदमे में अपने निर्णय में दिया था, यह भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो संविधान की उद्देशिका में जो प्रयुक्त किया गया है तो सबसे पहले शामिल किया गया है प्रभुत्व संपन्न। सबसे पहले है प्रभुत्व संपन्न शामिल है, फिर उसके बाद जो है समाजवादी है, फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष है, उसके बाद जो है लोकतंत्रात्मक है, उसके बाद गणराज्य है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा यह 5 नंबर हो जाएगा, फिर उसके बाद समाजवादी 1 नंबर हो जाएगा, उसके बाद पंथ निरपेक्ष 2 नंबर हो जाएगा, उसके बाद लोकतंत्रात्मक 4 नंबर हो जाएगा, और फिर गणराज्य जो है 3 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार जो है संविधान की उद्देशिका में इन वर्डों को शामिल किया गया है। यानी संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द का सही क्रम हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है, संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? गलत स्टेटमेंट का चूज करना है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था, जो कि सही है। और भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी दिसंबर 1946 में हुई थी, यह भी सही है। यह 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। इसमें पूछा गया कौन सा असत्य है, तो इसमें कोई भी असत्य यानी गलत नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी गलत को चूज करना है। पहला है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा का निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, जो कि सही है। उसके बाद है किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, यह भी सही है। अगला है गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर जो है निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा,
यह भी सही है। तो चौथा जो हो जाएगा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो तो इस मामले में 1 माह के भीतर एक परामर्शदात्री बोर्ड के सम्मुख रखना होगा, जो कि स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना जो किया गया था VKR राव के द्वारा जो किया गया था 1931 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867-68 में। उसके बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये बताया था। फिर VKR राव द्वारा 1931 में पुनः वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया गया और 1931 में भारत में प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताया था 49 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया था। और 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है यह है 2.4 लाख रुपया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। तो सर्वाधिक तरल मुद्रा का जो रूप हो जाएगा यह M1 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में RBI द्वारा मुद्रा आपूर्ति के 4 रूपों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें शुरू होता है M0 होता है, फिर M1 होता है, फिर M2 होता है, फिर M3 होता है। यह जो है 4 मुद्रा के रूप होते हैं। तो M1 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं संकुचित मुद्रा, यह संकुचित मुद्रा होता है। और M3 जो होता है यह व्यापक मुद्रा होता है, यह सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी वाला होता है। और M1 की तरलता जो है M3 की तुलना में सबसे अधिक होती है। सबसे जो लिक्विडिटी वाला होता है यह M1 हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया है तरल मुद्रा कौन सा है, तो तरल मुद्रा जो हो जाएगा यह M1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। तो यह जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में सेबी जो है, भारत में सेबी का स्थापना किया गया था 1928 ईस्वी में। याद रखेंगे कि भारत में सेबी का स्थापना 1988 में किया गया था। और सेबी जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि सेबी जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है। और विश्व के कुछ प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक हैं, जैसे एक है डी जोन्स जो है यह न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, निक्की टोक्यो का है, मिड डेक्स जो है जर्मनी का है, IPC जो है मैक्सिको का है, और सेट जो है यह थाईलैंड का है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है कि वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो करवे समिति का जो संबंध है यह लघु उद्योगों से है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि इसका जो स्थापना किया गया था 1955 में किया गया था, करवे समिति का स्थापना किया गया था। जैसे एक है नरसिम्हन समिति, तो हम लोग याद रखेंगे कि बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित समिति है नरसिम्हन समिति, RH खान समिति, उसके बाद है रघुराम राजन समिति। ये सभी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। गरीबी से संबंधित है अलग समिति, लाकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। यह सभी जो है गरीबी से संबंधित समितियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस प्रारंभ की गई थी। तो भारत में जो है सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत जो की गई थी यह 1969 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन है चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था। तो चुनावी बॉन्ड योजना को यह पेश किया गया था 2017-18 के बजट में। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में चुनावी बॉन्ड को लॉन्च किया गया था और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 19 के 1(a) के तहत जो है मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द भी कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से कौन कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो हो जाएंगे यह हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और जल, सभी जो हो जाएगा यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य जो है सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और सूर्य प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य हिस्सा है, जिससे सभी जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन तथा भोजन की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के आमतौर पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे होता है, या CO2 जो होता है यह होता है 6CO2 होता है प्लस 6H2O होता है, या 6H2O होता है। यह जो मिल्क बनाता है यह बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2, यह ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है
रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा है सही है? इसमें से कौन सा सही है? पहला है रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। रेशम फाइबर जो होता है यह प्रोटीन से बने होते हैं, यह भी सही है। और रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं, यह भी सही है। तो पूरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है तीनों सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सूची 1 जो है इसमें अम्ल का नाम है और सूची 2 है पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है। तो जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड या चींटी के डंक में पाया जाता है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा, एक हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यह पाया जाता है चूने के पानी में, इसका मिलान जो हो जाएगा एक हो जाएगा। उसके बाद जो है टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है यह इमली और अंगूर में पाया जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पाया जाता है यह साबुन में पाया जाता है, इसका मिलान 3 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि एसिटिक एसिड जो है ये सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू कुल के जो सिट्रस फल होते हैं, संतरा, नींबू इत्यादि में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में, सिट्रस फल में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड जो है इमली में, अंगूर में, कच्चे आम इत्यादि में पाया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो है आकार में छोटी होती है, जो कि गलत दिया हुआ है। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, यह बिल्कुल सही है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम होता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन जो है 2 और 3 यह दोनों सही दिया हुआ है। ऑप्शन 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो जैव विकास की यानी विकासवाद का सिद्धांत जो दिया गया था यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें सूची 1 में जो है फाइलम का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है इसकी विशेषता दी हुई है। तो सबसे पहले दिया हुआ है एनालिडा। एनालिडा जो होता है या वास्तविक जो होता है देह गुहा होता है, ऑप्शन ए हमारा इसका मिलान हो जाएगा। फिर उसके बाद है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो होता है यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, इसे भी मिलान सही हो जाएगा। मोलस्का जो है यह खुला संवहनी तंत्र होता है इसमें, और इकाइनोडर्मेटा जो होता है यह त्वचा जो होता है कांटों से आच्छादित रहता है। तो इसका सभी का मिलान जो हो जाएगा यह 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन जो ए है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है? पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाता है, जो कि सही है। स्त्री केसर मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, यह भी सही है। और परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागन, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण जो है पर परागन कहलाता है, यह भी सही दिया हुआ है। तो इसमें जो है ऑप्शन तीनों सही है। तो 1 2 3 सही है, तीनों सही है। 1 2 3 जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें जो है कौन सा स्टेटमेंट सही दिया हुआ है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए शक्तिशाली अपचायक और एटीपी के रूप में ऊर्जा की अनिवार्यता नहीं होती है, जो कि गलत दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्मजीव मुख्यतः राइबोसोम से होता है, जो कि सही दिया हुआ है, जो धान के पौधों के जड़ों में पाया जाता है। तो ऑप्शन 2 जो है सही दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 71 है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है या ध्वनि की आवृत्ति से निर्धारित होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी आवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी ध्वनि उतनी ही तीक्ष्ण होगी, इसको हम लोग पिच बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो यह हो जाएगा अल्फा किरण। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा किरण जो है भारी अस्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के कारण उत्पन्न होता है और यह किरण जो है पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। अल्फा किरण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 73, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन गति जो है बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो भूमध्य रेखा पर जो पिंड का वजन है यह घट जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि अगर जो है घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो जी का मान में परिवर्तन होगा कि जी का मान जो है महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति को अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका जो है भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है घट जाएगा। साथ ही हम लोग जी के मान से संबंधित याद रखेंगे कि जी का मान जो होता है मैक्सिमम यह पोल पे होता है और न्यूनतम जो होता है यह इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर होता है। और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान घट जाता है और घूर्णन गति जो घटती है तो जी का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 74, 2 समानांतर प्रतिरोध पहले सर्किट का कुल प्रतिरोध जो है 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान जो है 2.0 यानी 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इसको दूसरे प्रतिरोधक का मान जो आएगा इसको निकालने के लिए जो है पहले हम लोग रेसिस्टेंस निकालेंगे, जो यह हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे करके प्लस प्लस 1/Rn से जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा, यह बन जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इसको जब लिखेंगे हम तो यह हो जाएगा 2 इंटू R2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस R2। इसमें दिया हुआ है 1.403 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2R2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस R2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग R2 निकालेंगे तो R2 का जो वैल्यू आ जाएगा यह आ जाएगा 4.70 आ जाएगा। तो 4.70 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 75 है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है चेंज करने का C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180। उसके बाद है 50-0/100 इज इक्वल टू F-32/180। तो हमें जो है चेंज करना है फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस को जो है फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो सीधे हो जाएगा 1/2 गुना 180 इज इक्वल टू F-32 हो जाएगा। तो यहाँ से फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो हो जाएगा 90 प्लस 32 हो जाएगा, तो हो जाएगा 122 डिग्री। 122 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा होती है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है और पॉलिश करने के बाद जो है आभूषण का वजन पुराने वजन से जो होता है या कम हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 है आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन कौन सा है? गलत स्टेटमेंट चूज करना है इसमें से कि यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध तथा वहन योग्य होता है। उसके बाद यह ऐसी गैस है यह अवशेष नहीं छोड़ता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, यह भी सही है। यह आसानी से जलने वाला तथा इसका ऊष्मीय मान जो होता है ऊंचा होता है, इसका ऊष्मीय मान जो होता है निम्न होता है, या ज्वलन ताप अत्यधिक होता है, जो कि गलत दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है, और यह घटना निम्नलिखित में से किसका कारण होता है? तो यह जो होता है यह टिंडल का प्रभाव होता है, टिंडल प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टिंडल प्रभाव के उदाहरण होते हैं धुंध या कोहरा होता है, घने जंगलों में
सूर्य की किरणें होती है, मूवी थिएटर में प्रोजेक्टर से आने वाला जो प्रकाश होता है, यह सभी टिंडेल प्रभाव के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करना है, उपयुक्त हार्मोनों में से कौन सा जंतुओं से लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करता है। तो इसमें जो है एड्रेनलिन जो होता है यह तैयार करने का काम करता है, जिसको हम लोग लड़ उड़ू हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा केवल एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगधर का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है। तो तरंगधर का बढ़ता हुआ तो सबसे जो ज़्यादा होता है यह गामा किरण का होता है तरंगधर। तो गामा किरण 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो गामा किरण से जो कम होता है यह होता है एक्स किरण का। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे पहले रेडियो तरंग हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा और रक्त का हो जाएगा, उसके बाद एक्स किरण का हो जाएगा, फिर गामा किरण का हो जाएगा। यह बढ़ता हुआ हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय तरंगों में जो है तरंगधर और आवृत्ति पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है, यह तरंगधर अगर घटता है तो आवृत्ति जो है बढ़ती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 82 है, एस्पिरिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। गलत ऑप्शन को चूज करना है कि एस्पिरिन जो है नारकोटिक पीड़ाहारी होता है, जो कि गलत दिया हुआ है। बाकी जो है यह प्रभावी दर्द निवारक होता है और यह रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। उसके बाद यह तंत्रीय सक्रिय औषध है। यह सभी सही दिए हुए हैं, लेकिन यह गलत है कि एस्पिरिन नारकोटिक पीड़ाहारी होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल जो है यह नॉन नार्कोटिक वर्ग के पीड़ाहारी वर्ग हैं। याद रखेंगे कि यह नॉन नार्कोटिक वर्ग के पीड़ाहारी हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 83 है, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो शांति निकेतन को 2023 में जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। याद रखेंगे कि जो लाल किला है, लाल किला को 2007 में शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट को 2012 में शामिल किया गया था। रानी की वाव को 2014 में शामिल किया गया था। नालंदा विहार को 2016 में शामिल किया गया था। वहीं महाबोधि मंदिर को 2002 में, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को 2016 में और धौलावीरा को 2021 में जो है यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इन सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 84 है, पहाड़ का परिवाची शब्द है। तो पहाड़ का परिवाची शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा भूधर। और भी होता है, जैसे गिरी होता है, नग होता है, अदरी होता है, भूधर होता है, यह सभी पहाड़ के परिवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर is dash then accurate, is more fast than accurate हो जाएगा, more fast। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 86 है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण की शुरुआत की गई थी 1992 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 87, सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है। तो सुपर कंडक्टर के जो आविष्कारक हैं ये एच कामेरलिंग है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि डीजल इंजन के आविष्कारक जो हैं रुडोल्फ हैं, गैस इंजन के डैमलर हैं, मशीन गन के आविष्कारक जेम्स पकल हैं और प्रक्षेपास्त्र जो है उसके आविष्कारक बर्नर बॉन ब्राउन है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है। तो हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में संबोधन कारक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 89 दिया हुआ है कि फॉर्मली पुट एन इंड टू अ सिस्टम प्रैक्टिस या इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें तो लिखा हुआ ही नहीं है, सॉरी, फॉर्मली पुट एन इंड टू अ सिस्टम प्रैक्टिस या इंस्टीट्यूट, यानी इसको खत्म कर किसी चीज़ को फॉर्मली पुट एन इन टू अ सिस्टम, किसी सिस्टम को खत्म करने, प्रैक्टिस या इंस्टीट्यूशन को इसको खत्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यह हो जाएगा एबोलिश यानी उन्मूलन करना। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। तो मुझे भारी दुख हुआ, यह जो है अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझे बहुत दुख हुआ। नेक्स्ट है, यहाँ पे भारी वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से किस खेल से बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है।
तो बंकर तथा माइलेट शब्द जो है ये पोलो से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पोलो से संबंधित शब्द है बंकर है, माइलेट है, चकर है, बंडर है, चुक्का है और एरिस रेल है। यह सभी जो है पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन को 1948 में गठित किया गया था और 1961 में परिवर्तित करके यह नाम दिया गया था और इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसमें जो है टोटल 38 सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 93 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह पारित हुआ था 5 सितंबर 2005 को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित हुआ था और 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके नरेगा से कर दिया गया था मनरेगा। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन है रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो रेड क्रॉस का जो स्थापना हुआ था, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1972 में जो इसको नहीं किया गया है, बाकी जो है 1917 में, उसके बाद 1944 में और 1963 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रेड क्रॉस को 3 बार दिया गया है, याद रखेंगे। और रेड क्रॉस का जो स्थापना है यह किया गया था 1863 में। रेड क्रॉस का स्थापना किया गया था हेनरी ड्यूरेट के द्वारा। याद रखेंगे इसका स्थापना किया गया था हेनरी ड्यूरेट के द्वारा और इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसको 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। नेक्स्ट है आगे मैथ्स है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। आंसर बता देता हूं मैं और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। 95 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 55। अगला क्वेश्चन है 96 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 600 हो जाएगा। अगला है 97 नंबर, 97 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 23 हो जाएगा। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन है, 98 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर, 99 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 36। नेक्स्ट है यह लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, जिसका आंसर हो जाएगा 40 मीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा 14 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा।